दरोगा साहब, एक शिकायत लिखवानी है। हमारी नई नवेली बहू घर से गायब हो गई है। पुलिस स्टेशन में हाथ जोड़ते हुए राम प्रसाद यादव दरोगा से कह रहे थे, आप वहां जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कीजिए। कांस्टेबल विनोद की तरफ इशारा करते हुए दरोगा ने कहा और वहां से चले गए। बताइए, क्या शिकायत है आपकी? कांस्टेबल विनोद ने राम प्रसाद यादव से कहा। जी, वो हमारी नई बहू संगीता, वो घर से गायब है। राम प्रसाद ने रोती सूरत में बताया। कितने वक्त से गायब है आपकी बहू? अगर 24 घंटे हुए हों तभी आपकी कंप्लेंट दर्ज की जाएगी। कांस्टेबल विनोद ने राम प्रसाद यादव की शिकायत सुनकर जानकारी दी। जी, करीबन 24 घंटा हो चुका है। कल सुबह वो घर से बाहर मंदिर जाने के लिए निकली थी, फिर वापस ही नहीं आई। राम प्रसाद ने विस्तार पूर्वक कहा। जी ठीक है, हमने आपकी कंप्लेंट लिखवा दी है। आगे की जांच पड़ताल हम लोग जल्द ही शुरू करेंगे। फिलहाल आप यहाँ से जाइए। कांस्टेबल विनोद ने कुछ इंक्वायरी करने के बाद राम प्रसाद यादव को दिलासा देते हुए कहा। राम प्रसाद यादव अपनी शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस स्टेशन से बाहर निकले और अपने आंसू पोंछकर अलग ढंग से मुस्कुराने लगे। इधर कांस्टेबल विनोद और उनकी टीम ने आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी। लगातार 5 दिन उन्होंने संगीता का पता लगाने की कोशिश की, मगर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। आखिर संगीता की खोज करना पुलिस ने बंद कर दिया और नए केस पर काम शुरू कर दिया। इसी बीच कांस्टेबल विनोद को एक औरत मिली जिसने अपना चेहरा अपने पल्लू से छिपा रखा था। उसने संगीता की गुमशुदगी में एक नया मोड़ दे दिया। उसने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर एक पल के लिए कांस्टेबल विनोद को यकीन ही नहीं हुआ। उसने अपने सीनियर अफसरों से बात करके इस बारे में जानकारी देने की कोशिश की, मगर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। सबका मानना था कि आजकल कांस्टेबल विनोद को मनगढ़ंत कहानियां बनाने का काफ़ी शौक है। वो औरत कांस्टेबल विनोद से रोज मिलती थी और संगीता का अपहरण नहीं बल्कि मर्डर हुआ है ऐसा कहते थे। मगर ये सब सुनकर भी कांस्टेबल विनोद अकेला कुछ नहीं कर पाया। आखिर एक दिन उसने इस बारे में खुद ही खोज करने का तय किया और उसकी इस खोज में मैं आपका साथ दूंगी ऐसा वादा उस औरत ने किया। उसने बताया कि राम प्रसाद यादव और उसके घर वाले अपनी नई बहू से दहेज की मांग किया करते थे और जब वो मायके से दहेज नहीं ला पाई तो उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। अब कांस्टेबल विनोद उस औरत के कहे अनुसार आगे की खोज कर रहे थे। उन्होंने चुपके से राम प्रसाद यादव के परिवार वालों पर नज़र रखना शुरू कर दिया। एक दिन घर के सभी लोग किसी वजह से दूसरे गांव गए हुए थे। मौका पाकर कांस्टेबल विनोद और वो औरत राम प्रसाद यादव के घर में घुस गए। उन दोनों ने घर की तलाशी ली, मगर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। फिर वो दोनों राम प्रसाद यादव के बगीचे में चले गए। उस औरत ने कांस्टेबल विनोद को एक जगह दिखाते हुए कहा, आपको आपका सबूत यहाँ मिल जाएगा। मैंने यहाँ के लोगों को कई बार इस जगह पर देखा है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको यहाँ पक्का सबूत मिलेगा। कांस्टेबल विनोद ने उस औरत की बात सुनकर वहाँ पर सबूत ढूंढने की कोशिश की। एक जगह पर उन्हें गीली मिट्टी मिली, जबकि वहाँ पर कोई पेड़ या पौधा नहीं था। उन्हें शक हुआ कि वहाँ ज़मीन खोदने पर कांस्टेबल विनोद को उसमें से एक कंकाल हाथ लगा। सबूत हाथ लगते ही कांस्टेबल विनोद इस बात को उस औरत को बताना चाहते थे, मगर उसके आसपास अब कोई नहीं था। उसके बाद कांस्टेबल विनोद ने अपने सीनियर अफसरों के सामने सबूत पेश किया। अब उसकी बात पर सबको यकीन हुआ
और फिर संगीता के केस की तह तक जाकर कांस्टेबल विनोद और उसकी टीम ने मिलकर सच्चाई का पता लगाया। उस कंकाल को फॉरेंसिक में भेजा गया, टेस्ट करवाएं और आखिरकार राम प्रसाद ही संगीता का कातिल है, इस बात पर फैसला हुआ। राम प्रसाद यादव को भी अपना गुनाह कबूल करना ही पड़ा। उसके साथ साथ उसके घर वालों को भी जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। इस केस को किसी की मदद के बिना अच्छे से सुलझाने की वजह से कांस्टेबल विनोद को भी प्रमोशन मिला। इस बात के लिए वो उस औरत को धन्यवाद देना चाहता था जिसने उसकी मदद की थी, मगर उसका चेहरा हमेशा ठका हुआ ही रहता था। इस वजह से वो उसे ढूंढ नहीं पाया। काश कि वो औरत मुझे मिल जाती तो मैं उसका भी ठीक से धन्यवाद कर पाता। बैठे बैठे विनोद ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक एक बिजली कड़की और उसकी तेज रोशनी में एक आकृति दिखाई दी। वो कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जिसने संगीता का केस सुलझाने में विनोद की मदद की थी। उसे देखते ही कांस्टेबल विनोद ने उसका मदद करने के लिए शुक्रिया अदा किया। वो हल्की सी मुस्कुराई और कहने लगी, धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए जो आपने मेरी मदद की। विनोद कुछ समझ नहीं पाया कि वो औरत उसका शुक्रिया अदा क्यों कर रही है जबकि उसने विनोद की मदद की थी। फिर उस औरत ने बताया कि जिस संगीता को विनोद ने इंसाफ दिलाया वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही है। अब तो विनोद पूरी तरह से हिल गया। उसके जांच के हिसाब से तो संगीता मारी जा चुके थे। उसने इसके बारे में उस औरत से पूछा। वो औरत जानती थी कि विनोद को इस बात पर यकीन नहीं होगा, इसलिए उसने अपना पल्लू अपने चेहरे से हटाया। जैसे ही उसने अपना पल्लू हटाया तो विनोद को उसका जला हुआ चेहरा दिखाई पड़ा। उसके चेहरे से मांस लटक रहा था जिससे वो औरत काफ़ी डरावनी दिख रहे थे। उसे देखकर ही विनोद बेहोश हो गया। लेकिन संगीता इंसाफ मिलने से बहुत खुश थी। उसने विनोद को धन्यवाद कहा और मुस्कुराती हुई वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए हवा में विलीन हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मेरा नाम अमन है, पूरा नाम अमन खान। मैं एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन हूँ। मेरी एक बीवी है और 2 छोटे छोटे बच्चे। आप कह सकते हैं कि बहुत ही प्यारी फैमिली, कंप्लीट फैमिली। आज के ज़माने में जब ये बातें सुनता हूँ कि भूत प्रेत जिन्नात कुछ नहीं होते तो सुनकर बड़ा अजीब लगता है। अजीब इसलिए लगता है क्योंकि मेरे साथ हुई वो घटना जिसे मैं आज तक नहीं भुला पाया, वो हर समय मेरे जहन में तैरती रहती है। मेरी उम्र 45 साल है और मेरी शादी 40 साल की उम्र में हुई थी। मैंने शादी इतनी लेट क्यों करी, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह या फिर आप कह सकते हैं कि एक घटना। आज भी वो घटना, वो हादसा मेरे दिमाग में ही है। जब भी रात में मैं सोता हूँ तो हादसा मेरे सपनों में आज भी आता है। आज भी जब मैं किसी सुनसान रास्ते को देखता हूँ तो मेरे पूरे जिस्म में सिहरन सी पैदा होने लगती है। आप कह सकते हैं कि मैं पूरी तरीके से डर जाता हूँ। आज भी मैं सुनसान रास्तों पर अकेला नहीं जाता। बात 1990 की है। ये वो दौर है जिसे लोग आज भी याद करते हैं। मैं तो कभी चाह कर भी नहीं भूल सकता। मैं अपने घर का इकलौता लड़का था। आप समझ सकते हैं कि अपने माँ बाप की इकलौती औलाद। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ही नाज से पाला था।
उसका अंजाम ये हुआ कि मैं थोड़ा सा बिगड़ गया, थोड़ा सा शरारती हो गया। 90 के दौर में शरारती लोगों को बिगड़ा हुआ कहा जाता था। उस वक्त के लोगों का शरारत करने का अंदाज थोड़ा अलग था। मैं 12वीं क्लास का स्टूडेंट था। हमारे गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर हमारा स्कूल था। हमारे अब्बा ने हमें एक साइकिल ला कर दी थी और मैं उसी साइकिल से 5 किलोमीटर का सफ़र करके स्कूल जाया करता था। इम्तिहान यानी कि एग्ज़ाम्स सर पर थे और मुझे फर्स्ट आना था। उस वक्त इंटर के बाद बहुत कम लोगों को मार्क्स अच्छे मिला करते थे। हमारे मास्टर जी ने कहा कि हमसे ट्यूशन ले लो, क्योंकि मेरा गणित थोड़ा कमज़ोर था। मगर मास्टर जी के घर और हमारे घर का करीब 10 किलोमीटर का फासला था। हमारे मास्टर जी ने ही ट्यूशन के बारे में हमारे माँ बाप से बात करी और फैसला ये हुआ कि कल से मैं मास्टर जी के घर पर ट्यूशन पढ़ने जाऊंगा। मेरा रोज़ का मामूल बन गया था। मास्टर जी के घर पर ट्यूशन पढ़ने जाने लगा। मगर जब पहले दिन मेरी अम्मी ने मुझसे कहा, बेटा एक जो रास्ता गांव के दाएं तरफ से होकर जाता है जंगल का, उस रास्ते पर कभी मत जाना। गांव के लोग वहां जाने से कतराते थे। मेरे दिल में ये उत्सुकता पैदा हो गई कि उस सुनसान इलाके में ऐसा क्या है। मगर मैंने अम्मी की हाँ में हाँ मिलाई। ठीक है, अभी मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा, आप जहाँ से कहोगी मैं वहीं से जाऊंगा। और मैं रोज़ जाने लगा। मगर दिक्कत ये थी कि मास्टर साहब बहुत देर तक पढ़ाते थे, इसलिए इम्तिहान सर पर थे। आते आते रात हो जाया करते थे। एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया, क्यों ना उस दूसरे रास्ते की तरफ से एक बार ट्राई मारा जाए, शायद वो रास्ता शॉर्टकट हो। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, जिसमें मेरी ज़िंदगी बदल गई। आज भी मैं सोचता हूँ कि क्यों मैं उस रास्ते पर गया था। आज भी मैं सोचता हूँ कि मुझे उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए था। जब भी मैं मास्टर जी के पास ट्यूशन पढ़ने जाया करता था तो हमेशा मेरे दिल में उत्सुकता रहती थी, आखिर क्यों अम्मी उस रास्ते पर जाने से मना करती है। नौजवानों की उम्र थी। एक दिन घर आते आते मेरे दिल में ख्याल आया कि कल ट्यूशन पढ़ने के लिए जल्दी निकलूँगा और उसी रास्ते से निकलूँगा जहाँ माँ मना करती थी। और मैंने यही किया। दूसरे दिन अपनी सोच के मुताबिक घर से जल्दी निकल दिया और गांव के दाहिनी तरफ से मैंने अपनी साइकिल मोड़ दी, जहां से निकलने के लिए मुझे मना किया गया था। जब मैं उस तरफ चल दिया तो मैंने महसूस किया कि वहां पर झाड़ियां बहुत है। साइकिल चलाने में बहुत दिक्कत हो रहे थे। फिर मैंने साइकिल पीछे मोड़ दी और सोचा कल कैंची लेकर आऊँगा और झाड़ियाँ काट लूँगा। दूसरे दिन मैंने यही किया, कैंची लेकर निकला। रास्ते में जितनी भी झाड़ियाँ थी उन सबको थोड़ा थोड़ा काटते चला गया। ये देखकर मैं हैरान हो गया कि वहाँ से मास्टर जी के घर का रास्ता बहुत कम था। फासले पर अमूमन मुझे 2 घंटे लगते थे और झाड़ी वाले रास्ते से मैं आधे घंटे में ही वहाँ पर पहुँच गया। मैंने सोचा कि माँ बेकार में ही परेशान हो रहे थे, यहाँ तो मैं जल्दी आ गया। मैंने सोचा गांव के लोग एक नंबर के बेवकूफ़ हैं, वो यहाँ से आने की वजह लंबे रास्ते से होकर आते हैं और इस रास्ते पर बेवजह ही डरते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, वो एक सीधा रास्ता था। मास्टर जी मुझे देखकर चौंक गए, बोले कि मैं बड़ा जल्दी आ गया, तो मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मैं आज घर से जल्दी निकल आया। फिर मेरा रोज का मामूल हो गया, मैं उसी रास्ते से जाने लगा।
अब तो मुझे वहाँ पर जाते हुए मज़ा आने लगा था। गाना गाते हुए अपनी ही धुन में बहुत तेज़ी से साइकिल चलाता हुआ चुपचाप निकल जाता। मगर एक रोज़ की बात है, उस दिन गर्मी बहुत तेज़ थी और मैं उसी रास्ते से निकल कर जा रहा था। प्यास बहुत तेज लग रहे थे मगर पानी नहीं था। ऊपर से गर्मी भी बहुत लग रहे थे। एक तरफ मैंने एक पेड़ देखा, सोचा कि थोड़ा सुस्ता लूं। एक पेड़ के नीचे मैं आराम से बैठ गया। रात हो चुकी थी। आज मास्टर जी काफ़ी देर तक पढ़ा रहे थे। मैंने सोचा जल्दी ही पहुंच जाता हूं। कौन सा मास्टर जी या फिर घर वाले शक करेंगे। बहुत अच्छी हवा चल रहे थे और मैं बैठा यही सोच रहा था कि काश पानी मिल जाए। अचानक मेरी निगाह एक ओर चली गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा था उसके ठीक सामने एक घर बना हुआ था, बहुत पुराना सा। मैंने सोचा इतने दिन से मैं यहाँ से आ रहा हूँ, मुझे घर पहले क्यों नहीं दिखाई दिया। लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अंधेरे की वजह से ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। सोचा कि शायद मेरा ध्यान ना गया हो। जब घर देखा तो दिल में एक और उत्सुकता पैदा हो गई। क्या इस सुनसान इलाके में कौन रहता होगा? शायद कोई फैमिली हो, शायद कोई और हो हमारे ही गांव का। अगर कोई लड़का होगा तो उससे मेरी दोस्ती हो जाएगी। ये सोचकर ही मेरे कदम उस घर की ओर मुड़ गए। मुझे पता ही नहीं चला। घर के दरवाजे पर जब मैं पहुंचा तो थोड़ा सा नर्वस हो गया। सोचा कि हो सकता है घर में कोई ना हो। सोचा कि शायद उस घर में कोई लड़की वगैरह होगी और उसके अब्बा काम पर गए होंगे। अगर आ गए तो मुझे देखकर क्या सोचेंगे। फिर सोचा प्यास तो बहुत तेज लगी है। कोई भी हो या कोई ना भी हो, पानी मांगने में कोई दिक्कत नहीं। ये सोच ही रहा था कि ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे पास से बहुत तेजी से निकला। क्योंकि मैं सोच रहा था, उसके अचानक निकल जाने पर मैं पूरी तरह से डर गया। जब मैंने देखा कि वो सिर्फ एक काली सी बिल्ली थी जो दरवाजे के पास से थोड़ी सी खिड़की लगी थी जो टूटी हुई थी, उसी में से घर के अंदर घुस गई। फिर मुझे अपने आप पर ही हंसी आ गई कि मैं बिल्ली से डर गया। हिम्मत करके मैंने वो दरवाज़ा खटखटाया पर कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने आवाज़ लगाई, घर पर कोई है? मुझे एक गिलास पानी पिला दें, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। और जो आवाज़ आई तो मुझे यकीन नहीं हुआ। वो बहुत ही सुरीली किसी लड़की की आवाज़ थी। उसने कहा, घर पर कोई नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं जवान था। लड़की की आवाज़ सुनकर और उत्सुकता पैदा हो गई। शायद वो बहुत खूबसूरत होगी। मैंने फिर आवाज़ लगाई, मुझे सिर्फ एक गिलास पानी पिला दें, मैं चला जाऊंगा। कुछ देर बाद उसकी आवाज़ आई, रुकिए, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा हल्का सा खुला और एक बहुत खूबसूरत सा हाथ पानी का गिलास लिए मेरे सामने हाजिर थे। उसने चेहरा नहीं दिखाया। मैंने गिलास ले लिया और पी लिया। मेरी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो हाथ इतना खूबसूरत, इतना गोरा था कि अंधेरे में भी चमक रहा था। मैंने पानी पिया तो मुझे एहसास हुआ कि ये पानी कुछ अजीब सा है। उसकी गंध थोड़ी अजीब सी है और थोड़ा चिपचिपा सा है। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या है। अंधेरे में उस गिलास के नीचे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। मैंने वो गिलास झुकाकर अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लिया
तो मेरी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो पानी नहीं बल्कि लाल लाल खून था। मैंने ग्लास वहीं फेंक दिया। तभी अचानक से दरवाज़ा पूरा खुला और वो खूबसूरत हाथ जिसका था, मुझे उसका चेहरा नज़र आया। वो चेहरा मैं आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। वो जो कुछ भी था वो इंसान तो नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और चेहरे पर पूरी तरह से कीड़े रेंग रहे थे। सिर पर बाल आधे जले हुए और चिपके हुए थे। बस वो हाथ ही था जो थोड़ा खूबसूरत था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब ये क्या भला है। मैं समझ गया था कि अगर मैं यहाँ यूं ही पड़ा रहा तो फिर मेरी जान जाएगी। मैं जल्दी से ज़मीन पर से उठा और गिरते पड़ते भागते हुए अपनी साइकिल के पास आया और जैसे तैसे अपनी साइकिल लेकर भागते भागते घर पहुंचा। घर पहुंचकर मैंने सबको पूरी बात बता दी। मैं इतना डरा हुआ था कि मैं अपने अंदर उस चीज़ को रख नहीं सका। जिसके बाद पहले तो घर वालों ने मुझे बहुत डांट फटकार लगाई और फिर बताया कि दरअसल उस रास्ते पर उस चुड़ैल का वास है। वो उसी झोपड़ी में रहती है और लोगों को मार डालती है। जो भी उस रास्ते से गुजरते हैं वो उनको अपना शिकार बनाती है। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम्हारे गले में मौलवी साहब का दिया हुआ वो ताबीज़ था, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। उस दिन के बाद से मैंने उस रास्ते से जाना ही छोड़ दिया। मगर वो चेहरा, वो पूरा घटना मेरे दिमाग में जैसे बैठ सा गया और ये काफ़ी सालों तक चला। मैं बहुत ही परेशान सा रहने लगा था। रातों को नींद नहीं आते थे। मगर फिर धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।